हेलो दोस्तों, हमारे चैनल आरजे क्लासेस पे आपका स्वागत है। आज का फिर से हमारा चैप्टर आने वाला है इलेक्ट्रोस्टैटिक्स और हमारा दूसरा टॉपिक ही चल रहा है इलेक्ट्रिक फील्ड एंड इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस। जेईई नीट 2026 के पीवाईक्यू करने का ये इस टॉपिक का सेकंड पार्ट है। तो बिना किसी देरी के चलते हैं पहले क्वेश्चन पे। हमारे यहाँ पर पहला क्वेश्चन दिया गया है, स्टेटमेंट बेस्ड क्वेश्चन है। इसमें से हमें आइडेंटिफाई करना है कौन सा करेक्ट स्टेटमेंट है। तो देखो ध्यान से, यहाँ पर 5 स्टेटमेंट दिए गए हैं और इसमें से हमें बताना कौन सा ऑप्शन करेक्ट है। और ये सवाल है जेईई मेन 2026 28 जनवरी शिफ्ट 2 का सवाल है। एक एक करके स्टेटमेंट को पढ़ते हैं। पहला स्टेटमेंट दिया गया है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस फॉर्म क्लोज लूप। अगर आप सबको इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस की प्रॉपर्टी याद होगी तो इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी में हमारा प्रॉपर्टी रहता है, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन प्रॉपर्टी जो होता है वो तुम्हारा क्लोज लूप नहीं बनाता है, लेकिन जो मैग्नेटिक फील्ड लाइन होता है वो तुम्हारा क्लोज लूप बनाता है। तो इसके हिसाब से जो पहला हमारा स्टेटमेंट है वो हमारा स्टेटमेंट क्या हो जाएगा, इनकरेक्ट हो जाएगा। जब पहला स्टेटमेंट इनकरेक्ट हो गया तो ध्यान से देखेंगे ऑप्शन में, पहले ऑप्शन में यहाँ पर दिया गया ऑप्शन ए, तो ऑप्शन ए तो हो नहीं सकता क्योंकि यहाँ पर करेक्ट के लिए बोला है। ऑप्शन बी में देखेंगे ए दिया तो ये भी नहीं हो सकता है। ऑप्शन सी में भी दिया है ए, तो ये भी नहीं हो सकता। हमारा बचा एक ही ऑप्शन, ऑप्शन डी। हमारा आंसर सही हो गया। इतना हलवा सवाल हमारा जेईई 2026 में आया था। हम लोग को लगता है कि टफ टफ क्वेश्चन पूछेगा एनटीए वाला। कई क्वेश्चन चैलेंजिंग होते हैं लेकिन कई कई क्वेश्चन हमारे बहुत आसान भी आ जाते हैं, जैसे कि हमारा ये क्वेश्चन। बस एक स्टेटमेंट पढ़ो, एक स्टेटमेंट के बेसिस पे टिक मार के आगे बढ़ो। पूरा टाइम वेस्ट करने की जरूरत नहीं है कि हम लोग बी पढ़े फिर सी पढ़े फिर डी पढ़े फिर ई पढ़े। जितना पढ़ोगे उतना कंफ्यूजन आएगा। इससे बढ़िया हमारा, जिससे अगर मालूम चल जाए ऑप्शन एलिमिनेशन मेथड से, वो सबसे बढ़िया बेटर मेथड होता है। लेकिन फिर भी हम लोग यहाँ पर देख लेते हैं ऑप्शन बी करेक्ट रहेगा कि नहीं रहेगा। द इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पॉइंट रेडियली आउटवर्ड व्हेन चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो। मतलब यहाँ पर बोला है चार्ज इज ग्रेटर देन जीरो, मतलब तुम्हारा चार्ज क्या है, पॉजिटिव है। जब चार्ज पॉजिटिव रहेगा तो तुम्हें हमें पता होना चाहिए कि इलेक्ट्रिक फील्ड लाइन जो होता है वो बाहर की तरफ निकलता है, लेकिन वही चार्ज नेगेटिव रहता है तो अंदर की तरफ आता है, इनवर्ड की तरफ होता है। तो ये वाला स्टेटमेंट तो हमारा हो जाएगा, सही हो जाएगा। ऑप्शन सी पे आते हैं, द गॉस लॉ इज वैलिड ओनली फॉर इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस। बिल्कुल सही बात है। जो गॉस लॉ है वो सिर्फ इनवर्स स्क्वायर फोर्सेस के लिए वैलिड है। ये तुम्हारा हम लोग पढ़े हैं, किसमें पढ़े हैं, ये इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में पढ़े हैं। गॉस लॉ हम लोग उसमें भी, ग्रेविटेशन में भी लगा सकते हैं, तो उसमें भी हमारा फॉर्मूला जो आता है इनवर्स स्क्वायर लॉ फॉलो करता है। तो ये भी हमारे स्टेटमेंट क्या हो गया, करेक्ट हो गया। आते हैं अगला हमारा डी ऑप्शन पे। डी ऑप्शन बोला, द वर्क डन इन मूविंग चार्ज पार्टिकल इन ए स्टैटिक इलेक्ट्रिक फील्ड अराउंड ए क्लोज्ड पाथ इज जीरो। मतलब यहाँ पर बोला कि हम लोग अगर एक चार्ज है, अगर उसको क्लोज पाथ में लेके जा रहे हैं तो वर्क डन कितना होगा, जीरो होगा। हम लोग पढ़ते हैं कंजर्वेटिव फोर्स और एक होता है नॉन कंजर्वेटिव फोर्स। जहाँ पर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है वो कंजर्वेटिव नेचर का होता है, और जो कोई भी चीज कंजर्वेटिव नेचर का होता है, पूरा क्लोज लूप में जो उसका वर्क डन होता है वो वर्क डन कितना होता है, निकल के आता है, जीरो होता है। तो स्टेटमेंट भी कितना निकल के आ जाएगा, करेक्ट निकल के आ जाएगा। ऑप्शन ई देखते हैं। ई में देखा गया है हमारा, द मोशन ऑफ पार्टिकल अंडर कूलम्ब्स फोर्स मस्ट टेक्स प्लेस इन ए प्लेन। सही बात है, जो फोर्स लगेगा वो इस प्लेन में ही होगा, इधर उधर डायरेक्शन नहीं करता। आप सबको पता होगा कि 2 पॉइंट चार्जेस होते हैं, दोनों पॉइंट चार्जेस के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन होता है उन दोनों के लाइन ज्वाइनिंग पे लगता है, तो वो उस प्लेन पे ही लगेगा, वो प्लेन से बाहर नहीं लगेगा। तो ऑप्शन ई भी हमारा करेक्ट है। ऐसे हमारा क्वेश्चन हो जाता है। अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा यहाँ पर दिया गया है। इस क्वेश्चन को हम लोग शॉर्ट्स में कभी कवर कर चुके हैं, लेकिन यहाँ पर एक्चुअल मेथड से, वहां पर हम लोग थोड़ा सा शॉर्टकट मेथड से सॉल्व करने की कोशिश किए थे। यहाँ पर हम एक्चुअल मेथड से सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। यहाँ पर दिया गया है, कोई एक पार्टिकल है जिसका चार्ज क्यू है, मास एम है, और प्रोजेक्टेड फ्रॉम ओरिजिन से प्रोजेक्ट किया गया, इनिशियल वेलोसिटी इतना दिया गया है, और देयर एग्जिस्ट है यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड। यूनिफॉर्म मैग्नेटिक फील्ड दिया हमारा बी बराबर बी नॉट जेड कैप दिया है, और इन स्पेस वेरिंग इलेक्ट्रिक फील्ड, और इलेक्ट्रिक फील्ड हमारा दिया ई वेक्टर बराबर ई नॉट ई के पावर लैम्डा एक्स इनटू एक्स कैप। तो कहां से कहां तक हो रहा है हमारा, जीरो से लेकर के एल तक है। तो हमें बताना कि जब जीरो से लेकर के एल तक कोई पार्टिकल जाएगा तो उसमें चेंज इन काइनेटिक एनर्जी कितना निकल के आएगा। यहाँ पर चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकालने के लिए हमें 11th का एक कॉन्सेप्ट याद रखना पड़ेगा। 11th का कॉन्सेप्ट क्या है यहाँ पर,
कि जो टोटल वर्क डन होता है वो टोटल वर्क डन होता है हमारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर होता है। अब ये टोटल वर्क डन दो लोग की वजह से आ गया, एक मैग्नेटिक फील्ड है और एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, तो यहाँ पर टोटल वर्क डन हो जाएगा हमारा वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड और वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड, ये बराबर हो जाएगा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर। अब एक चीज हमें ध्यान रखे रहना, पहले एक हम वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फोर्स निकाल लेते हैं, फिर वर्क डन ड्यू टू हम इलेक्ट्रिक फील्ड निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे, हमारा कितना आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल के आएगा। उससे पहले हम लोग अगर वर्क डन ड्यू टू मैग्नेटिक फील्ड निकालना है तो वर्क का फॉर्मूला हमारा होता है फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट, ये फोर्स इंटू डिस्प्लेसमेंट डीएस वेक्टर। अगर ये छोटा सा वर्क डन है डीडब्ल्यू तो वो निकल के आता है एफ डॉट डीएस वेक्टर निकल के आता है। अब यहाँ पर याद ये रखना, जब डॉट प्रोडक्ट हटाते हैं तो हमारा आता है एफ डी एस कॉस थीटा निकल के आता है। और यहाँ पर अगर हम मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क डन निकालने की कोशिश करें तो हमें पता होना चाहिए एफ वेक्टर जो होता है वो एफ मैग्नेटिक फोर्स की वजह से होता है वो क्यू वी क्रॉस बी वेक्टर होता निकल करके आता है। ये याद रखना कि जो मैग्नेटिक फोर्स होता है वो वेलोसिटी के परपेंडिकुलर डायरेक्शन होता है, जैसे मान लो फोर्स ऊपर की तरफ है तो वेलोसिटी इस डायरेक्शन होगा, दोनों के बीच में एंगल कितना हो जाएगा 90 डिग्री होगा, मतलब इस पार्टिकल का डिस्प्लेसमेंट इधर हो रहा है तो फोर्स किधर लग रहा है, ऊपर की तरफ लग रहा है, तो यहाँ पर दोनों में कितना एंगल रहेगा, डिस्प्लेसमेंट ऑफ फोर्स में 90 डिग्री का एंगल रहेगा, तो इसके वजह से वर्क डन भी कितना निकल के आ जाएगा, वर्क डन हमारा निकल के आ जाएगा जीरो, मैग्नेटिक फील्ड की वजह से वर्क डन जीरो निकल के आ जाएगा। और यहाँ पर जैसे ही हम लोग टोटल वर्क डन देखेंगे तो वहां पर जो इलेक्ट्रोस्टैटिक्स वर्क डन है वो सिर्फ किसके बराबर आ जाएगा, चेंज इन काइनेटिक एनर्जी के बराबर आ जाएगा, मतलब हमें सिर्फ वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है। अब ये निकालते हैं, कैसे निकाला जाएगा, वही बात आती है, अगर छोटा सा वर्क डन हमें देखना है तो छोटा सा वर्क डन होगा एफ डॉट इसके डीएस वेक्टर के बराबर, डीआर वेक्टर के बराबर, डीएस वेक्टर बोलो या डीआर वेक्टर बोलो, दोनों बात एक ही होता है। यहाँ से एफ वेक्टर हमारा दिया, एफ वेक्टर तुम्हारा नहीं दिया तो कैसे निकल के आएगा, हमारा क्यू इंटू ई के बराबर आएगा, क्यू इंटू ई वेक्टर के बराबर आएगा, क्यू तुम्हारा क्यू ही दिया, ई हमारा कितना दिया है ई नॉट, इसके बाद ई के पावर लेमडा इंटू एक्स, उसके बाद एक्स कैप हो जाएगा, और जो हमारा डी आर वेक्टर होता है वो डी आर वेक्टर होता है हमारा डी एक्स एक्स कैप प्लस डी वाई वाई कैप, फिर उसके बाद डी जेड जेड कैप हो जाता है। ये दोनों का डॉट प्रोडक्ट लेंगे तो तुम्हारा छोटा सा एक वर्क डन आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से, वो हमारा आएगा क्या, क्यू ई नॉट इंटू ई के पावर लेमडा इंटू एक्स इंटू डी एक्स आ जाएगा। ये कैसे लिखे हैं, डॉट प्रोडक्ट लेने आता होगा, डॉट प्रोडक्ट कैसे लिया जाता, आई वाला एक साथ लिया जाता, जे वाला जे के साथ, के वाला के साथ, यहाँ पर आई जे के कैप नहीं दिया गया है, यहाँ पर दिया गया हमारा एक्स कैप और यहाँ पर भी एक्स कैप है, तो एक्स कैप वाला एक्स के साथ डॉट प्रोडक्ट होता है, वाई कैप वाला वाई कैप के साथ होता है, और जे कैप किसके साथ होता है, जे कैप के साथ होता है, तो हमारा छोटा सा वर्क डन निकल के आ गया क्यू ई नॉट ई के पावर लेमडा इंटू एक्स। अगर हमें पूरा वर्क डन चाहिए तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा, और कहां से कहां तक इंटीग्रेट करना है, जीरो से लेकर के कैपिटल एल तक इंटीग्रेट करना, तो पूरा वर्क डन जो आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड की वजह से हमारा आएगा इंटीग्रेशन डी डब्ल्यू कहां से कहां तक, जीरो से लेकर के एल तक हो जाएगा, तो इंटीग्रेट करेंगे तो हमारा जीरो से लेकर के एल क्यू ई नॉट ई के पावर लेमडा इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। यहाँ पर दो चीज कांस्टेंट है, क्यू और ई नॉट कांस्टेंट है, दोनों बाहर आएगा तो हमारा हो जाएगा डब्ल्यू बराबर हो जाएगा किसके बराबर, डब्ल्यू ई बराबर हो जाएगा क्यू ई नॉट, बचेगा क्या जीरो से लेकर के एल, यहाँ पर हो जाएगा ई के पावर लेमडा इंटू एक्स इंटू डी एक्स हो जाएगा। अब यहाँ पर जिसको नहीं पता है इंटीग्रेशन कैसे किया जाएगा, यहाँ पर आ रहा है ई के पावर एक्स, ई के पावर एक्स का इंटीग्रेशन होता है हमारा ई के पावर एक्स ही होता है, लेकिन एक चीज याद रखे रहना, कभी भी अगर एक्स का कोएफिशिएंट में कुछ है तो इंटीग्रेशन में वो चीज डिवाइड हो जाता है, लेकिन वही डिफरेंशिएशन आता है वो मल्टीप्लाई हो जाता है, तो यहाँ पर जो इंटीग्रेशन निकल के आएगा वो हमारा निकल के आएगा क्यू ई नॉट ई के पावर माइनस लेमडा इंटू एक्स, और नीचे माइनस लेमडा से डिवाइड हो जाएगा, और लोअर लिमिट कितना हमारा जीरो, अपर लिमिट कितना कैपिटल एल है। अब यहाँ पर वही वैल्यू पुट करेंगे, वैल्यू पुट करने पे हमारा वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स आ जाएगा वो क्यू नॉट क्यू इंटू ई नॉट। अब लिमिट पुट करेंगे ई के पावर हो जाएगा माइनस लेमडा इंटू एल, नीचे हो जाएगा माइनस लेमडा, अब माइनस माइनस हो जाएगा प्लस, और ई के पावर कितना हो जाएगा जीरो हो जाएगा, अपॉन में लेमडा हो जाएगा। अब अगले स्लाइड में सॉल्व करते हैं, ये वाला हो जाएगा हमारा वर्क डन ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक्स फोर्स हमारा निकल के आ जाएगा क्यू इंटू ई नॉट, और फिर इसके बाद हो जाएगा हमारा ई के पावर माइनस लेमडा इंटू एल हो जाएगा, और नीचे है हमारा माइनस लेमडा, और यहाँ पर है हमारा प्लस, और ये वाला हो जाएगा ई के पावर जीरो वन हो जाएगा, और नीचे हो जाएगा लेमडा। इन दोनों में से हम लोग लेमडा कॉमन कर सकते हैं, लेमडा कॉमन करेंगे हमारा कितना आ जाएगा
लेमडा कॉमन करने पे क्यू ई नॉट अपॉन में लेमडा, ये वाला हो जाएगा +1 और ये वाला हो जाएगा ई के पावर माइनस लेमडा इंटू एल हो जाएगा। हमारा देखते हैं कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है। यही तुम्हारा किसके बराबर आ जाएगा, तुम्हारा चेंज इन काइनेटिक एनर्जी बराबर आ जाएगा। तो चेंज इन काइनेटिक एनर्जी निकल के आ गया क्यू ई नॉट अपॉन में लेमडा 1 माइनस ई के पावर माइनस लेमडा इंटू एल। कौन सा ऑप्शन मैच कर रहा है यहाँ पर, हमारा पहला ऑप्शन मैच कर रहा है। मेरे हिसाब से आया होगा समझ में ये भी सवाल, ज्यादा कठिन नहीं सवाल है। अगर इसका यूनिट डायमेंशन से किया जाए, यूनिट डायमेंशन से थोड़ा सा आसान पड़ेगा, इतना कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। वो शॉर्ट्स में मैं अपलोड कर चुका हूँ, उसको भी देख लेना वो वाला मेथड। अब अगले क्वेश्चन पे मूव करते हैं। अब अगला हमारा क्वेश्चन है, यहाँ पर दिया गया है कि एक सिंपल पेंडुलम है जिसका मास m है और चार्ज q है, और पेंडुलम का मास लगभग नेग्लिजिबल है जो कि हम लोग जनरली लेते भी है, और यहाँ पर यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस तरफ यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। तो हमें फाइंड करना है रस्सी में टेंशन फाइंड करना है। रस्सी में टेंशन फाइंड करने के लिए देखो ठीक है, थोड़ा सा ड्रॉ करते हैं। यहाँ पर हमारा एक रस्सी है और रस्सी का मास m है और इसके ऊपर चार्ज कितना है, q है। अब इधर की तरफ हमारा एक इलेक्ट्रिक फील्ड है, इस डायरेक्शन में इधर की तरफ जब इलेक्ट्रिक फील्ड है तो इस पे एक फोर्स आएगा इलेक्ट्रिक फील्ड के डायरेक्शन में, वो क्या आएगा q इंटू ई के बराबर आएगा। रस्सी है तो रस्सी में एक टेंशन आता है। मान लेते हैं अगर ये थीटा है तो ये वाला भी एंगल कितना हो जाएगा, हमारा थीटा ही हो जाएगा, है ना। अब नीचे की तरफ एक और फोर्स लगेगा, वो किसके बराबर होगा, हमारा mg के बराबर होगा। हमें टेंशन निकालना है। टेंशन निकालने के लिए देखो हम लोग क्या करते हैं, ये तुम्हारा t का कॉम्पोनेंट ले लेते हैं, ये वाला हो जाएगा हमारा t cos थीटा और ये वाला कितना हो जाएगा t sin थीटा हो जाएगा। तो ऊपर की तरफ जो हमारा कॉम्पोनेंट आएगा वो हमारा कॉम्पोनेंट आएगा ऊपर की तरफ, ऊपर की तरफ आएगा हमारा क्या, इधर की तरफ t cos थीटा हो जाएगा, तो t cos थीटा, और नीचे की तरफ तुम्हारा mg है, यह है यहाँ पर कोई चार्ज है, और इधर की तरफ तुम्हारा हो जाएगा q इंटू ई हो जाएगा, और इधर की तरफ तुम्हारा ऊपर की तरफ t cos थीटा, इधर की तरफ कितना आएगा t sin थीटा आ जाएगा। इधर आ गया तुम्हारा t sin थीटा। ध्यान से देखो बॉडी इक्विलिब्रियम पे बोला है, बॉडी इक्विलिब्रियम पे रहेगा तो ऊपर वाला फोर्स किसके बराबर होगा, नीचे के बराबर होगा, मतलब एफ नेट बराबर 0 होना चाहिए। एफ नेट 0 कब होगा, जब ऊपर वाला नीचे वाले के बराबर होगा और दाएं वाला किसके बराबर होगा, बाएं के बराबर। यहाँ से पहला इक्वेशन निकल के आ गया हमारा t cos थीटा किसके बराबर आ गया, mg के बराबर आ गया, और दूसरा t sin थीटा किसके बराबर आ जाएगा, हमारा q इंटू ई के बराबर आ जाएगा। ये पहला इक्वेशन, ये दूसरा इक्वेशन। हमारा यहाँ से t की वैल्यू चाहिए, t की वैल्यू निकालने के लिए क्या किया जाए, क्या किया जाए, दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग कर देते हैं। दोनों इक्वेशन को स्क्वायरिंग करेंगे तो पहला हो जाएगा टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर हो जाएगा, और दूसरे का स्क्वायर करेंगे हमारा टी स्क्वायर हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, बराबर कितना हो जाएगा हमारा क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर हो जाएगा। इन दोनों को ऐड कर देंगे हम लोग। अगला ऐड करने के बाद यहाँ से टी स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा हो जाएगा प्लस टी स्क्वायर साइन स्क्वायर थीटा हो जाएगा, साइन स्क्वायर थीटा बराबर एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ से टी स्क्वायर कॉमन करेंगे, हमारा हो जाएगा कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बराबर हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर। यहाँ से ये वाला 1 के बराबर होता है तो टी स्क्वायर बराबर आ जाएगा तुम्हारा एम स्क्वायर जी स्क्वायर के बराबर प्लस क्यू स्क्वायर इंटू ई स्क्वायर के बराबर हो जाएगा, और टी की वैल्यू कितना आ जाएगा, अंडर रूट में हो जाएगा एम स्क्वायर जी स्क्वायर प्लस क्यू स्क्वायर ई स्क्वायर, ये वाला हो जाएगा। यहाँ पर हमारा देखेंगे कौन सा ऑप्शन से मैच कर रहा है, हमारा पहले ऑप्शन से ये भी मैच कर रहा है। ये भी बहुत आसान सवाल था, मतलब जेई टफ नहीं है भाई। अगर देखा जाए ना तो अगर थोड़ा सा मेहनत किया जाए ना बहुत आसानी से हम लोग कोई भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं, बस हम लोग कंसिस्टेंसी नहीं दिखा पाते हैं। अगर कंसिस्टेंट रहोगे आप लोग ना तो बहुत आसानी से कोई भी पेपर क्रैक कर सकते हो, कंसिस्टेंट बस चाहिए। देख रहे हैं न्यूमेरिकल बहुत आसान आसान न्यूमेरिकल आ रहा है, ज्यादा टफ नहीं है यहाँ पे न्यूमेरिकल करने जाओगे। खैर अगला सवाल चलते हैं। अगला सवाल हमारा यहाँ पर दिया गया है, यहाँ पर 6 पॉइंट चार दिए हैं, थोड़ा सा अगर बड़ा कर दे इसको तो बड़ा करने पे 6 चार्ज दिए गए। अब 6 चार्ज, एक यहाँ पर प्लस क्यू है, एक यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, एक यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर भी प्लस क्यू चार्ज है, यहाँ पर माइनस क्यू है, यहाँ पर प्लस क्यू चार्ज है। अब हमें निकालना क्या है, नेट इलेक्ट्रिक फील्ड एट द सेंटर ऑफ द सर्कल इज, मतलब सेंटर पे हमें निकालना है नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालना है।
सेंटर पे नेट इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने के लिए हमें सबसे पहले ई का फॉर्मूला पता होना चाहिए। ई का फॉर्मूला हमारा होता है के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। अगर यही पता तो बहुत आसानी से हमारा हो जाएगा। देखते हैं कैसे आएगा, थोड़ा सा और बड़ा कर लेते हैं, इसी फिगर में ही हम लोग सॉल्व कर लेंगे, अलग से सॉल्व करने की जरूरत नहीं पड़ेगी। देखो भाई कैसे सॉल्व करेंगे इस क्वेश्चन को। हमारा ध्यान से देखो, यहाँ से यहाँ तक दूरी कैपिटल आर है, यहाँ से यहाँ तक भी दूरी कैपिटल आर है। प्लस वाले से इलेक्ट्रिक फील्ड निकलता है, दूर भागता है और निगेटिव से पास जाता है, तो यहाँ से इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ऊपर की तरफ रहेगा। मान लेते हैं ये E1 है और ये वाला प्लस चार्ज की वजह से तुम्हारा नीचे की तरफ आएगा। मान लेते हैं ये E2 है और ध्यान से देखोगे E1 की वैल्यू किसके बराबर रहेगी, E2 के बराबर रहेगी। क्यों E1 किसके बराबर, E2 के बराबर रहेगा? फॉर्मूला हमारा वही फिर से E बराबर होता हमारा क्या, E बराबर होता के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के। यहाँ पर क्यू चार्ज दोनों सेम है और दूरी भी सेम है, इसलिए दोनों सेम है तो इसलिए कैंसिल आउट दोनों हो जाएगा। वैसे ही सेम ये वाला प्लस चार्ज है, इस वाले प्लस चार्ज की वजह से इधर की तरफ इलेक्ट्रिक फील्ड आएगा, मान लेते हैं ये E3 है, और इस वाले प्लस चार्ज की वजह से इधर की तरफ आएगा, ये मान लेते हैं E4 है। ये दोनों भी कैंसिल आउट हो जाएगा क्योंकि अपोजिट डायरेक्शन में, तो यहाँ पर E3 भी बराबर है और किसके बराबर है, E4 के बराबर है ना। लेकिन यहाँ पर लास्ट में जो हमारा बचता है, लास्ट में बचता है ये प्लस वाला चार्ज। प्लस वाले चार्ज की वजह से दूर की तरफ भागेगा, मान लेते हैं ये वाला E5 है, ये भी उसी के बराबर ही रहेगा E5। और इसके जो निगेटिव वाला चार्ज है, निगेटिव वाला चार्ज निगेटिव वाले की तरफ आएगा, ये वाला हो गया E6 हो गया। मतलब एक डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो गए। जब एक डायरेक्शन में दो इलेक्ट्रिक फील्ड हो जाते हैं तो नेट क्या हो जाता है, ऐड हो जाता है। तो यहाँ पर जो ई नेट आएगा वो ई नेट किसके बराबर आएगा, ई नेट तुम्हारा निकल के आएगा, ई नेट बराबर आ गया तुम्हारा E5 प्लस E6 के बराबर आ जाएगा। E5 किसके बराबर होगा, के कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। ये वाला किसके बराबर होगा, ये वाला भी डायरेक्शन जब बता देते तो साइन नहीं लेते, ये भी हो जाएगा के क्यू अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से ई नेट किसके बराबर आ गया हमारा निकल करके, 2KQ अपॉन में आर स्क्वायर के बराबर आ गया। मतलब अगर देखा जाए, थोड़ा सा फिगर बनाया जाए, तो यहाँ से लेकर के इस डायरेक्शन में हमारा निकल के आया है, ई नेट निकल के आया है। वो कितना एंगल होगा, सबके बीच में 60 डिग्री दिया है, तो ये वाला 30 डिग्री हो जाएगा, ये वाला 30 डिग्री हो गया। अब हमें वेक्टर फॉर्म में इसको बताना, तो वेक्टर फॉर्म में बताने के लिए हम लोग इसका कॉम्पोनेंट ले लेते हैं। कॉम्पोनेंट कैसे लेंगे, कुछ देर खातिर ई नेट को हम लोग ई मान लेते हैं, ये वाला ई के बराबर है, तो ये वाला कॉम्पोनेंट किसके बराबर आ जाएगा, ई कॉस थीटा के बराबर आ जाएगा, और ये वाला किसके बराबर आ जाएगा, ई साइन थीटा के बराबर आ जाएगा, है ना। अब हमें पता है यहाँ पर थीटा किसके बराबर है, 30 के बराबर, तो यहाँ पर हो जाएगा ई कॉस 30 हो जाएगा, और ये वाला कितना हो जाएगा, ई साइन 30 के बराबर हो जाएगा। अब अगर ई वेक्टर यहाँ पर ई नेट देखा जाए, वेक्टर फॉर्म में लिखा जाए, ई नेट वेक्टर जो होगा वो तुम्हारा ये इस डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा, ई कॉस 30 क्या होगा, माइनस आई कैप होगा, ठीक। फिर उसके बाद प्लस में ये वाला ऊपर की तरफ है तो ई साइन 30, उसके बाद क्या होगा, जे कैप होगा। अब ई की वैल्यू पुट कर देते हैं, हमारा हो जाएगा 2K कैपिटल क्यू अपॉन में आर स्क्वायर। कॉस 30 की वैल्यू हमारी कितनी होती है, कॉस 30 की वैल्यू होती है √3/2 होता है, तो यहाँ से हो जाएगा √3/2, और यहाँ पर माइनस आई कैप। यहाँ से हमारे ई की वैल्यू 2KQ अपॉन में आर स्क्वायर, यहाँ पर आर स्क्वायर रहेगा, और साइन 30 की वैल्यू होती है 1/2, यहाँ पर आ जाएगा जे कैप। यहाँ से हमारा कुछ कैंसल आउट होता हुआ दिख रहा होगा, कैंसल आउट क्या होता हुआ दिख रहा है, इस 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा, इस 2 से 2 कैंसल आउट हो जाएगा। हमारा यहाँ पर देखो सब में आगे माइनस साइन दिया है, बस इसी में प्लस साइन दिया है, मतलब यहाँ पर आई वाला माइनस में आ रहा, तो आई वाला ये वाला ऑप्शन तो हो ही नहीं सकता है, क्योंकि यहाँ पर आई माइनस में आ रहा है, यहाँ पर प्लस में दिया गया है। तो हम लोग एक काम करते हैं, और के की वैल्यू हम लोग लिख सकते हैं क्या, 1/4πε0। तो हम यहाँ पर हम लोग माइनस साइन पहले कॉमन करते हैं, माइनस साइन और जो जो सेम दिख रहा है उसको कॉमन करते हैं, तो यहाँ पर के कॉमन हो जाएगा,
क्यू कॉमन हो जाएगा, अपॉन में आर स्क्वायर कॉमन हो जाएगा, माइनस साइन के साथ कॉमन करते हैं, और यहाँ पर बचेगा हमारा प्लस में √3 i कैप हो जाएगा। यहाँ पर क्या बचेगा हमारा माइनस जे कैप बचेगा। कौन से ऑप्शन से मैच कर रहा है? ये वाला √3 i कैप माइनस जे कैप, ये क्यू, इसको भेजेंगे तो हमारा हो जाएगा नीचे 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। के की वैल्यू होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, नीचे जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। तो हमारा ऑप्शन मैच करा किससे? डी वाले से मैच कर रहा है। ये भी ऑप्शन बहुत आसान ही था, कठिन नहीं था सवाल। अगला सवाल चलते हैं। यहाँ पर हमारा आखिरी सवाल है कि 2 मेटल प्लेट दिए गए हॉरिजॉन्टल में ऐसे रखे गए हैं। हॉरिजॉन्टल में सेपरेशन हमारा कितना है? हॉरिजॉन्टल में सेपरेशन हमारा दिया गया है 12/पाई सेंटीमीटर दिया गया है। और यहाँ पर बोला गया है कि ए वाला टॉप पे है, बी वाला कहाँ पर है? हमारा नीचे है। और यहाँ पर एक ऑयल स्प्रे है जो जिसका ऑयल का डेंसिटी हमारा दिया गया है। कितना डेंसिटी दिया गया है? डेंसिटी हमारा दिया गया है 1.5 ग्राम पर सेंटीमीटर क्यूब दिया गया है। इसको हम लोग केजी और मीटर क्यूब में रखेंगे तो तुम्हारा आ जाएगा 1500 केजी पर मीटर क्यूब निकल के आ जाएगा। और लेंथ को हम यहाँ पर रखेंगे, मीटर में रखेंगे तो 12/पाई 10⁻⁻² मीटर आ जाएगा। अगला चीज और क्या दिया? रेडियस दिया। रेडियस 1 मिलीमीटर दिया, तो रेडियस यहाँ पर 1 मिलीमीटर दिया है, तो यहाँ पर हम लोग यूज करेंगे ये वाला। कितना आ जाएगा? 10⁻³ मीटर निकल के आ जाएगा। और कुछ दिया है? चार्ज दिया है। चार्ज हमारा कितना दिया है? चार्ज हमारा दिया 9 माइक्रोकुलम दिया, तो 5 नैनोकुलम, ये वाला हो जाएगा 5 × 10⁻⁹ कुलम हो जाएगा निकल करके। हमें पूछा है इन दोनों के बीच का पोटेंशियल डिफरेंस क्या हो, ताकि ये जो ऑयल ड्रॉप रेट है बीच में हवा में लटका रहे। तो इन दोनों के बीच का जो पोटेंशियल डिफरेंस हम लोग मान लेते हैं कुछ देर खातिर वीडी मान लेते हैं, इन दोनों के पोटेंशियल डिफरेंस। अब वीडी किसके बराबर आएगा निकल करके? हमें फॉर्मूला देखो, ये हवा में लटकेगा कब? जब नीचे की तरफ इस पे एक फोर्स लगेगा, वो mg होगा। और ऊपर की तरफ क्या लगेगा? ऊपर का तरफ कोई फोर्स होना चाहिए बैलेंस करने के लिए। ऊपर की तरफ एक ही फोर्स दे सकता, वो तुम्हारा कौन सा फोर्स होता है? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। और इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होता है Q × E के बराबर। तो हमारा यहाँ से QE किसके बराबर निकल के आना चाहिए? mg के बराबर निकल के आना चाहिए। तो Q की वैल्यू हमारा 5 × 10⁻⁹ कुलम हो जाएगा। E की वैल्यू हमारा पोटेंशियल डिफरेंस, और यहाँ पर लेंथ है तो VD/, कितना हो जाएगा हमारा? L हो जाएगा, L। और यहाँ पर m दिया नहीं है, तो m डेंसिटी बराबर हम लोग यूज करेंगे मास अपॉन वैल्यूम। तो मास बराबर क्या हो जाएगा? डेंसिटी इंटू वैल्यूम हो जाएगा। अब वैल्यूम हो जाएगा इंटू जी हो गया। हमारा यहाँ से वीडी निकल के आ जाएगा। रो की वैल्यू है 1500 गुणे वैल्यूम होता है 4/3 पाई r³। r की वैल्यू हमारा दिया 10⁻⁻3, यहाँ पर हो जाएगा 10⁻⁹ हो जाएगा। फिर उसके बाद जी की वैल्यू हमारी 10 है, और ये इधर जाकर के L मल्टीप्लाई होगा, और 5 × 10⁻⁹ डिवाइड हो जाएगा माइनस में। ये वाला ये दोनों कैंसिल आउट हो गया, ये वाला हो जाएगा 300 यहाँ से निकल के आएगा। तो VD हमारा निकल के आएगा 300 × 4, और रखते हैं 300 × 4/3 पाई × 10 × 12/पाई × 10⁻⁻²। यहाँ से 3 कैंसिल आउट होगा, इससे 4 हो जाएगा, ये वाला इससे कैंसिल आउट होगा, 10⁻⁻1 हो जाएगा, पाई से पाई कट जाएगा। तुम्हारा यहाँ से आ जाएगा 300 × 4 × 4 × 10⁻⁻1, ये वाला निकल के आ जाएगा 4 × 16, 16 32 16 48, 480 वोल्ट के बराबर आ जाएगा हमारा। मतलब दोनों प्लेट के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस रहेगा वो कितना निकल के आएगा? 480 वोल्ट निकल के आएगा। नीचे वाला ज्यादा होना चाहिए और ऊपर वाला कम होना चाहिए। इधर से हाई से लो की तरफ जाता है इलेक्ट्रिक फील्ड। जब हाई की तरफ तुम्हारा बी वाला ज्यादा होगा और ए वाला क्या होगा? कम होगा। तो यहाँ से हमारा पहला ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।